हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग की एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। इसका 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अब देख रखा है, मैंने अपलोड कर रखा है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि आप लोग जा करके देख सकते हैं। कुछ फैक्चुअल और बेसिक डिटेल्स जो हैं आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है। ये उस वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें कि हम लोग इसको एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज शुरू करेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य से और मौर्य वंश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 5 से 10 प्रश्न आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी फैक्ट्स और जितने भी डेटा हैं इनको ध्यान से देखिएगा, और ये आपके आगामी परीक्षाओं, खास करके बीपीएससी, एसआई और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इसको देखते हैं। इसका टाइम पीरियड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक का है। तो ये टाइम पीरियड भी आप लोग ध्यान रखिएगा, या आप लोग के लिए काम करेगा। ये पीटी और मेंस दोनों फैक्ट में काम करता है, तो इस पर भी आपको वर्क करना है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बता रखे हैं नंद वंश के बारे में कि इसके संस्थापक कौन थे, राजा कौन थे, कितने वर्षों तक यह चला था, सभी डिटेल्स आप लोग को ऑलरेडी बता रखे हैं। और इसका अंतिम शासक जो था घनानंद, इसको पराजित करने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। मौर्य वंश के बारे में अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन अगर देखते हैं कि क्या क्या जानकारी के स्रोत हैं, जिससे हमको पता चलता है कि मौर्य वंश कितना विस्तृत था और किससे संबंधित था। इसमें देखिए, पहला तो आपको साहित्यिक साक्ष्य मिल जाएंगे, दूसरा विदेशी विवरण और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो अर्थशास्त्र, सब लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, मुख्य रूप से यह संबंधित है। दूसरा, पुराणों में भी इसका उल्लेख है। मुद्रा राक्षस नाटक जो आप लोग देखते हैं उसमें भी मिलेगा। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो कि अभी पिछले वीडियो में पढ़े हैं, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। कथा सरित सागर जो कि सोमदेव के द्वारा रचित है, इसमें भी आपको इसका उल्लेख मिलेगा। बृहद कथा मंजरी जो कि क्षेमेंद्र का है, इसमें भी आपको उल्लेख मिलेगा। महाभाष्य जो कि पतंजलि का है, इस पुस्तक में भी आपको मौर्य वंश से संबंधित कुछ जानकारी मिल जाएगी। साथ ही बौद्ध धर्म में दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश जो हैं, इससे भी संबंधित डिटेल्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। और जैन में कहेगा तो कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु का, और परिशिष्ट पर्वन जो कहेगा तो हेमचंद का, ये इससे संबंधित बुक्स हैं, जिससे कि मतलब हम देख सकते हैं कि एक साहित्यिक साक्ष्य हमें मिल रहा है जो कि बता रहा है कि मौर्य वंश जो है कहीं न कहीं एग्जिस्ट करता था। ठीक है। ठीक उसी तरह से विदेशी विवरण में देखें तो जैसे मेगास्थनीज हो गया, स्ट्रैबो हो गया, कार्टियस हो गया, इत्यादि बहुत सारे आपको मिलेंगे जो इसके बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेगा तो अशोक के अभिलेख हो गए, आप लोग जरूर इसको देखे होंगे। जूनागढ़ का अभिलेख हो गया, काली पॉलिश वाले मृदभांड हो गए, भवन, स्तूप, गुफा, मुद्रा, आहत मुद्राएं, आहत सिक्का जो आप लोग को अभी पिछले वीडियो में बता रखे थे, तो आहत सिक्का लगभग आप लोग को पता ही होगा। तो इन सब चीज़ों से देखिए कहीं ना कहीं एक पुरातात्विक साक्ष्य भी है जो कि प्राचीन रूप से हमारे यहाँ अवशेष के रूप में है, और अगर हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये मौर्य वंश से रिलेटेड चीज़ों का हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप इसको भी ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विदेशी विवरण में कुछ विवरण हैं, कौन कौन से उसको देखते हैं। जैसे विदेशी विवरण में देखिए कौन कौन से विवरण हैं इसके। तो सबसे पहला विवरण तो आप यही देख सकते हैं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है, चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र से संबंधित जो डिटेल्स है वो इसमें मिलेगी। जस्टिन जो थे, इन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स शब्द से यूज़ किया था नाम। तो सैंड्रोकोट्स अक्सर पूछता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और कौन किया था, तो जस्टिन किए थे। 1793 ईस्वी में देखेंगे तो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोट्स की पहचान बताई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं, जिनको कि हम लोग सैंड्रोकोट्स कहते हैं। तो ये बताया किसने था, तो ये विलियम जोन्स ने बताया था, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्लूटार्क। प्लूटार्क जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहता है। ठीक है। तो सैंड्रोकोट्स कौन बोला था, तो जस्टिन के द्वारा। बताया कौन, तो विलियम जोन्स। उसी तरह से एंड्रोकोट्स की बात करेगा तो ये प्लूटार्क के द्वारा। ये सब हिस्ट्री के इतिहासकार हैं, आप लोग इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो इनके द्वारा ये कुछ शब्द बताए गए हैं, एंड्रोकोट्स। नेक्स्ट से आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र देख लीजिए, ये पुस्तक इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि लगभग सभी लोग इसके बारे में जानकारी रखते ही हैं। लेखक की बात करेंगे तो कौटिल्य हैं, जिनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, इन नामों से आप पॉपुलर हैं। और भारत का मैकियावेली भी इनको कहा जाता है, तो आप जरूर इनके बारे में जानते होंगे।
विषय की बात करें कि यह किससे संबंधित पुस्तक है, यह राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित है। देखिए नाम है पुस्तक का अर्थशास्त्र, लेकिन यह मुख्य रूप से संबंधित है राजनीति और लोक प्रशासन से। देखिए अर्थशास्त्र रखने का मेन कारण जो था वो चाणक्य जी के द्वारा बताया गया था कि राजनीति मुख्य रूप से कहीं अर्थ यानी कि पैसे के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि इसका पुस्तक का नाम जो अर्थशास्त्र रखा जाएगा। तो ध्यान रखिए, कभी कोई पूछता है, ये फैक्चुअल और डिटेल्ड दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें कुल 15 अधिकरण हैं यानी कि भाग, 180 प्रकरण यानी कि उपभाग और 6000 श्लोक हैं। ये कभी कभी स्टेटमेंट में देता है और अब तो वैसे भी स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पुस्तक को डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। तो ये नाम भी याद रखिएगा। इसमें किसी भी मौर्य शासक और राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न पूछें कि अर्थशास्त्र में मौर्य शासक और राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन है तो वो गलत होगा, क्योंकि नहीं है। ठीक, ध्यान रखना है। बल्कि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस जो है वहाँ पर कौटिल्य के द्वारा नंदवंश की सत्ता को पलटने का वर्णन है। ये कहाँ मिलेगा, तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी कहाँ मिलेगी, तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाखदत्त का, वहाँ से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सप्तांग की बात की गई है। अब सप्तांग क्या होते हैं, तो कोई भी राज्य होता है तो उसके 7 अंग होते हैं जिसके माध्यम से वह शासन करता है। उसी की बात बताई है उसमें। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र होते हैं। स्वामी मतलब एक राजा होना चाहिए, अमात्य मतलब उसका एक मंत्री होना चाहिए, जनपद यानी कि उसके पास राज्य क्षेत्र हो, दुर्ग यानी कि एक किले वाला घर हो, कोष यानी कि धन होना चाहिए, दंड सेना रखे ताकि दंड दे करके न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करे, और मित्रों का एक समूह रखें। तो इससे क्या होगा कि वह अपने राज्य को बेहतर तरीके से चला सकता है। तो ये सब बताया गया है सप्तांगों में। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में ही गुप्तचर प्रणाली का उल्लेख प्रथम बार मिलता है। ठीक है, सबसे पहली बार गुप्तचर प्रणाली का उल्लेख कहाँ मिला है, तो अर्थशास्त्र में। और गुप्तचर विभाग का नाम क्या दिया गया था, तो महामात्यापसर्प दिया गया था। एक ध्यान रखेंगे, महामात्यापसर्प। जहाज रानी का भी प्रथम उल्लेख कहेगा तो इसी में मिलता है। शूद्रों को आर्य कहा तथा सबके साथ सेना में भर्ती होने की भी छूट मिल गई। तो ये देखिए, शूद्रों को भी शामिल होने की बात की गई। 9 प्रकार के दास तथा भू राजस्व का 1/6 जो है बताया गया था कि 1/6 भाग जो है भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, और 9 प्रकार के दासों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि दासों को कितने प्रकार का बताया गया है, 9 प्रकार का, कि इसमें तो अर्थशास्त्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पुस्तक है इंडिका, जिसका एक साहित्यिक स्रोत है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलने वाला है। कौन लिखा था इंडिका को, सभी जानते हैं कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ है। मेगास्थनीज जो है वो सेलुकस के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 BC से 299 BC के बीच में रहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। PT मेंस दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं इसका। तो इसको आप अच्छे से याद रख लें कि मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और 304 से लेकर 299 BC तक यहाँ पे रहा है। यह ग्रंथ इसने मूल रूप से नहीं लिया। ठीक है, यह ग्रंथ जो है अभी वर्तमान में अपने मूल रूप में नहीं है। ठीक है, इसका एडिशन है। डॉक्टर स्वानवेग ने सर्वप्रथम 1846 में समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया। डॉक्टर मैक्किंडल ने 1891 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये सब देख सकते हैं आप लोग। मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य और अविश्वसनीय किसने कहा था, तो वो स्ट्रैबो ने कहा था। ये एक स्टेटमेंट है, तो देख सकते हैं। सेंडोकोट्स जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीज के द्वारा बोला गया था, अभी पीछे बताया था आप लोग को। उसके बाद एक शब्द यूज़ किया गया था पॉलीब्रोथा। तो ये पॉलीब्रोथा शब्द जो यूज़ किया गया था पाटलिपुत्र के लिए किया गया था, और इसमें इसका मेजरमेंट भी बताया गया। जैसे 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था, यानी कि 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा, और बाहर से लगभग 185 मीटर चौड़ी 30 हाथ गहरी खाई भी बनी हुई थी चारों ओर से। अगर मान लीजिए ये किला था तो इस किले के चारों तरफ ऐसे करके बना हुआ था खाई। ध्यान रखिएगा, जैसे माहेश्मती वाला बाहुबली मूवी देखें तो लास्ट में वो सीन दिखाया जाता है, बाहर जो गेट बना रहता है और पानी भरा रहता है, उस टाइप का कुछ। तो देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। भू राजस्व की बात करेंगे तो 1/4 जो है वो इंडिका में बताया गया है कि भू राजस्व। देखिए वहीं अर्थशास्त्र की बात करेगा तो उसमें कितना था, 1/6 था। वहीं इंडिका की बात करें तो 1/4 था। तो ये सब देखिए प्रश्न जैसे ही चेंज होंगे आंसर भी बदल जाएगा, तो ध्यान रखना है। मेगास्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया है, और यह सड़क जो है सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती है, और इस सड़क का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आप GT रोड जो पढ़ते हैं ये उसी का बेस है।
स्टार्टिंग है। मध्यकाल में इसे पक्की सड़क बनाया गया किसके द्वारा, तो शेरशाह सूरी के द्वारा, और इसी का नाम इसने रखा शेरशाह सूरी मार्ग। आगे जाकर के ब्रिटिश गवर्नर जनरल आते हैं ऑकलैंड, जो कि इसका नाम जीटी रोड कर रखते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अभी जीटी रोड है, आप इसको जरूर जानते होंगे। तो आप इसका बेस देख सकते हैं कहाँ से शुरू हुआ था। मेगास्थनीज के कुछ भ्रामक विवरण, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं थी। जैसे 7 जातियों का इन्होंने वर्णन किया है, जबकि 4 वर्ण ही हमारे यहाँ चलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप जरूर जानते हैं इसके बारे में। दास प्रथा नहीं था, जबकि कौटिल्य के अभी अर्थशास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा कि 9 प्रकार के दास थे। अकाल नहीं पड़ता है, जबकि हम लोग कई बार पढ़े, अभी जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बता रखा है कि जैसे देखिए 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र जो थे उनके बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो अकाल के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन ये बोलते थे कि अकाल ही नहीं पड़ता है। लेखन कला का अभाव है, जब ऐसा होता तो वेद, उपनिषद, इन सब की रचना हमारे यहाँ कैसे होती, ये भी झूठ है। तो कुछ भ्रामक विवरण जो है ये इनके दिए हुए हैं। नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्राकृतिक इतिहास है, ये प्लिनी नाम के इतिहासकार के द्वारा लिखी गई है, तो इसको भी ध्यान दे सकते हैं। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा था, हम बताए थे आप लोग को। जस्टिन की कृति है सार संग्रह यानी कि एपिटॉम। इसमें जस्टिन ने कहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार कर फेंक दिया और अपने गवर्नरों की हत्या कर डाली। इस मुक्ति युद्ध का नेता सेंड्रोकोट्स था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये सब स्टेटमेंट आप देखें मेंस में यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से, जिसका फ़ायदा आपको नंबर के रूप में मिलेगा और आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, तो ये सब ज़रूर याद रखिए। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है। इसी में सुदर्शन झील का भी उल्लेख मिलता है। चलिए, तो सुदर्शन झील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्रिया है कि सुदर्शन झील वाला। सुदर्शन झील का निर्माण की बात करेगा तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, जो कि पुष्यगुप्त वैश्य को जिम्मेदारी देकर के किया गया था। इसके बाद इनका पुनः निर्माण करवाया गया है अशोक के द्वारा, जो कि तुषास्प की जिम्मेदारी दी थी। तीसरा है रुद्रदामन प्रथम, जो कि शक शासक हैं और इन्होंने सुविशाख को इसकी जिम्मेदारी दी थी। चौथा है स्कंदगुप्त, जिन्होंने जिम्मेदारी चक्रपालित को दी थी। तो ये 4 नाम याद रखिएगा जो संबंधित है सुदर्शन झील के, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में अवस्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है आपका विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस जो है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द से यूज़ किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को घनानंद का पुत्र भी बताया गया। अब ये अलग अलग फैक्ट हैं जो कि दिखाते हैं। ढूंढीराज के मुद्रा राक्षस के टीका में देखेंगे तो चंद्रगुप्त को घनानंद का पौत्र कहा गया है। बौद्ध और जैन धर्म में देखेंगे तो इसको क्षत्रिय बताया गया है। जबकि बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर जो कि है, इन दोनों में चंद्रगुप्त को नंद वंश का बताया गया है। तो ये आप ऐसा देख सकते हैं, कुछ कहानियाँ जो हैं इसमें अलग अलग जगहों पर दिखाई गई हैं। अशोक के अभिलेख अब देख लेते हैं। 40 से भी अधिक अभिलेख जो हैं जो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पता ही होगा आप लोग को। 1750 ईस्वी में टिम फेंथलर ने सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था, ये भी देख लीजिए। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है। पहला तो यह एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख के रूप में डिवाइड है। तो शिलालेख जो है वो दीर्घ शिलालेख में 14, लघु शिलालेख हैं। स्तंभलेख की बात करेगा तो दीर्घ स्तंभलेख 7 हैं और लघु स्तंभलेख 5 हैं। और गुहालेख की बात करेगा तो अशोक 4 बनवाया था, जबकि दशरथ 3 बनवाए थे। तो ये सब देखिए मेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो आपको पीटी मेंस दोनों में काम देंगे। इन सभी अभिलेखों की भाषा कहेगा तो प्राकृत है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी लिपि में लिखे गए हैं। कौन कौन देख लीजिएगा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, ये मुख्य रूप से देखिए पूछता है कि कौन किससे संबंधित है। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहेगा तो खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला का अभिलेख कहेगा तो अरामाइक लिपि में है। सरेकुना कंधार से जो प्राप्त है यह यूनानी और अरामाइक दोनों में है, द्विभाषिक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरेकुना। लगमान जो जलालाबाद का है इसमें कहेगा तो अरामाइक लिपि का यूज़ किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कौन जो है अभिलेख जो है किस भाषा या किस लिपि में है, तो ये प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दीर्घ शिलालेख। टोटल 14 विभिन्न लेखों के 8 जगहों से प्राप्त किया गया। वो जगह कौन कौन से हैं। तो एक तो शहबाजगढ़ी अफगानिस्तान से, दूसरा मानसेहरा पाकिस्तान से, जो कि दोनों ही खरोष्ठी लिपि में है।
फिर तीसरा कालसी जो है उत्तराखंड से, चौथा गिरनार गुजरात से, पांचवा धौली उड़ीसा से, छठवां जौगढ़ उड़ीसा से, एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश से और सोपारा महाराष्ट्र से। ये 6 जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 प्लेसेस आप देख सकते हैं मैप पर भी यहाँ पे, और इन 8 जगहों से ही टोटल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक, शिलालेख और उनके विषय क्या क्या थे, जैसे कई बार पूछता है, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए उसे हम लोग देख। पहला शिलालेख जो है इसका, इसमें देखिए क्या बताया गया है। तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा है, जो कि कई बार पूछा हुआ है। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और चोर चेल पांडे सतयु पुत्र की चर्चा की गई है, ये भी पूछता है। तीसरे शिलालेख में युक्त रज्जुक प्रादेशिक और राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथा शिलालेख जो था, इसमें प्रियदर्शी के धर्म आचरण भेरी घोष से धम्म घोष में बदलने की बात की गई है, ये देख सकते हैं। पाँचवां शिलालेख जो है, इसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति और अभिषेक के 14वें वर्ष की गई थी, ये बताया गया है। छठा शिलालेख जो है, मैं कहीं भी रहूं प्रतिवेदक मुझसे मिल सकते हैं कहीं भी और जनता की बातों को बता सकते हैं, तो ऐसा बताया गया है। सातवें अभिलेख में सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। आठवां शिलालेख जो है, इसमें अभिषेक के 10वें वर्ष जो धम्म यात्रा की गई थी उसकी बात की गई है। नौवां शिलालेख जो है, इसमें धम्म समारोह, सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख जो है, इसमें यश और कीर्ति की जगह धम्म का पालन। अब ये धम्म क्या था बताएंगे आपको। 11वां शिलालेख जो है वो धम्म नीति की व्याख्या है। धम्म का मतलब धम्म जैसा कोई दान नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई बंटवारा नहीं, कोई मित्रता नहीं। धम्म सीधे सी बात समझ लीजिए कि सभी धर्मों का जो सार होता है उसी का समग्र रूप है। 12वां शिलालेख जो है, सर्वधर्म संभाव स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वां शिलालेख, अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, उसकी चर्चा 13वें शिलालेख में, ये ध्यान रखिएगा। और आठवीं जनजातियों का विद्रोह जो था वो भी इसी में था, और इसी विद्रोह में अशोक के द्वारा कहा गया था कि अशोक ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। 14वां शिलालेख जो है, इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने की बात की गई है मुख्य रूप से। अब कुछ प्रमुख लघु शिलालेख भी हैं जो कि इनके व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालते हैं, जैसे भाबरू का हो गया। तो भाबरू शिलालेख जो है, अशोक का नाम प्रियदर्शी और मगधाधिराज दिखाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अशोक का नाम कहाँ कहाँ अशोक मिलता है, तो ये 4 जगहों पर है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उड़ेगुलम। तो 4 शिलालेख हैं जहाँ से अशोक का नाम अशोक मिलता है, याद रखिएगा। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उड़ेगुलम। एर्रगुड़ी की बात करें तो यह बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ से लिखा हुआ है, जो कि ब्रुष्टोफेडन विधि में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्तंभलेख। स्तंभलेख की बात करेगा तो धम्म और प्रशासनिक बातों का इस पर उल्लेख मिलेगा। और बृहत स्तंभलेख में टोटल 7 हैं, जो कि 6 जगहों से पाए गए हैं। कौन कौन है, तो पहला है दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। दिल्ली मेरठ या पहले मेरठ में था, इसको बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली पहुंचा दिया था। 1750 ईस्वी में टिम फेंथलर ने इसको खोजा था। दूसरा जो है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख की बात करेंगे तो पहले हरियाणा के अंबाला जिले के टोपरा गांव में था, बाद में इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली पहुंचा दिया था। अशोक का अंतिम अभिलेख कहेगा तो यही है दिल्ली टोपरा अभिलेख। उसका तीसरा है लौरिया अरेराज, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अवस्थित है। और लौरिया नंदनगढ़ कहेगा तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। रामपुरवा की बात करेगा तो यह बिहार के पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। प्रयाग की बात करेगा तो यह पहले कौशाम्बी में था, और अकबर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा इसको इलाहाबाद के किला में रखवा दिया गया था। तो ये जगह है। और जो 7वां लेख है वो केवल दिल्ली टोपरा अभिलेख में ही लिखा गया है, अलग से कोई इसके लिए है नहीं, तो उसी में शामिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ लघु स्तंभ लेख भी हैं जो चर्चा में रहते हैं। तो लघु स्तंभ लेखों पर देखेंगे तो अशोक की राज घोषणाएं जो हैं वो खुदी हुई आपको मिलेंगी। इसमें कौन कौन तो है, सांची का लघु स्तंभ लेख देख सकते हैं। पहला, एमपी के रायसीना जिले में अवस्थित है और महामात्रों को आदेश के रूप में संघ भेद रोको, ऐसा इनको दिया गया था। सारनाथ लघु स्तंभ लेख की बात करेंगे तो यूपी के वाराणसी में अवस्थित है, और महामात्र संघ भेद रोको जो है वो इससे मतलब इनको आदेश दिया जाता था कि आप ऐसा कुछ कीजिए, तो उसको लिख करके इस पर भेजा जाता था। कौशाम्बी का स्तंभ लेख जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह अशोक की रानी कारुबाकी तथा उसके पुत्र तीवर का उल्लेख करता है, और इसीलिए इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो पूछता है कभी कभी परीक्षा में कि रानी का अभिलेख कौन सा है, तो वो कौशाम्बी का अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रुमिनदेई अभिलेख। अब रुमिनदेई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों,
क्योंकि इसको अशोक के द्वारा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष नेपाल के लुम्बिनी की यात्रा की धार्मिक कर माफ कर दिया गया था। इसमें इसकी बात की गई है। और भूमि कर जो है वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया था। इसीलिए इसको इकलौता आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। और अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी रुमिनदेई अभिलेख भी है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्थिक अभिलेख का है, सबसे छोटा अभिलेख का है, या फिर नेपाल के जा करके इन्होंने जो भूमि कर घटा के 1/8 किया था वो सब रुमिनदेई अभिलेख में ही आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट है निगाली सागर स्तंभ लेख। राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा किए थे और यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन करवाए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, निगाली सागर। उसके बाद कुछ गुहा लेख हैं। गुहा लेख आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि 4 और 3 के रूप में डिवाइड आपको मिलेंगे। तो अशोक के द्वारा देखिए बिहार में गया के पास बराबर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 4 गुहाओं का निर्माण करवाया गया था और इसके बाद इसको आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया गया था। और इस आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आप लोग को बता रखे हैं मखलीपुत्र गोसाल थे। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सा गुहा इनके द्वारा बनाया गया था। तो पहला सुदामा गुहा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। तो 4 जो हैं इनके द्वारा बनाए गए थे। जबकि अशोक का पौत्र जो दशरथ था इसके द्वारा नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुहा लेख बनवाए गए थे, गोपी, लोमहर्षि और वर्तिका। तो ये 3 जो हैं दशरथ के द्वारा और ये 4 जो हैं वो अशोक के द्वारा। तो 4 और 3 7 टोटल गुहा लेख हैं। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ नोट्स में है, नोट में देख लेते हैं। जैसे प्राप्त अभिलेखों में प्रथम ताम्र अभिलेख की बात करेगा तो सहगौरा अभिलेख जो है वो संबंधित है। 1879 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं इन्होंने अशोक के लेखों का एक संग्रह किया था जिसको कि कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिफेरम में प्रकाशित किया था। तो ये भी देख सकते हैं, नोट में है। नेक्स्ट आप चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित अब हम लोग देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स जो होंगे। इनका टाइम पीरियड सबको ही लगभग याद होगा, 322 से 298 BC लगभग याद ही रहता है सब, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड जो होंगे अब वो फैक्ट हम देखेंगे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पता है चंद्रगुप्त मौर्य था और इसके जन्म और जाति के बारे में विद्वानों में मतभेद था। पीछे हम लोगों ने देखा कोई इनको आठवीं जाति का बोल रहा है, कोई शूद्र बोल रहा है, कोई ब्राह्मण बोल रहा है, कोई नंदवंश का बोल रहा है। तो अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण ग्रंथ मुद्रा राक्षस विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर और ढूंढी राज की मुद्रा राक्षस की टीका में इनको देखिए शूद्र की उपाधि दी गई है। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त की माता को नंद की पत्नी मूरा बताया है, इसीलिए इसको मौर्य कहा गया। बौद्ध जैन में इसको क्षत्रिय, स्पूनर के अनुसार ये पारसी थे। और सर्वप्रथम ग्रुनवेडेल ने बताया कि मयूर जो है मौर्यों का राजकीय चिन्ह थे, राजवंशीय चिन्ह था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में होता है। डॉटेड रिकॉर्ड जो है अभिलेख है जो कि चीन का है, उसी में ऐसा लिखा गया था, ठीक है, वहीं से ये रिकॉर्ड मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम भी हैं जैसे अभी पढ़े थे हम लोग पीछे। तो स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन ये तीनों इसको सेंट्रोकोट्स कहते हैं। एपियानस और प्लूटार्क इसको एंड्रोकोट्स कहते हैं और नियार्कस जो था इसको सेंडोकोप्टस कहते हैं। तो ठीक है, ये नाम भी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 28 फरवरी 1793 ईस्वी को सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख यह बताया था कि ये तीनों नाम जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। तो ये नाम भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेंडोकोप, सेंडोकोट, सेंडोकोप्टस ये सब विलियम जोन्स ही बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही यह नाम है इसमें। नेक्स्ट है, अब इसमें देख लेते हैं कि इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कैसे इन्होंने घनानंद को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद के दरबार से यह कहानी शुरू होती है। यहाँ पर चाणक्य की प्रतिज्ञा, जो कि घनानंद के द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाता है, और विंध्याचल के जंगल में जब ये जाते हैं तो वहाँ राजकिलक खेल खेलते हुए एक बालक से मिलते हैं और इसे 1000 कारसार्पण में खरीद लेते हैं चंद्रगुप्त को, और जाके आगे तक्षशिला में इसे 7-8 वर्ष तक शिक्षा देते हैं और इसको तैयार करते हैं। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त का शौर्य कौशल से घनानंद का ये अंत करवाते हैं। और उसके बाद जब एक कहानी इनसे चर्चित रहती है गरम चपाती की, जो बीच से खाना खाने के लिए बैठते हैं और हाथ चल जाता है, ये महाबोधि वंश में। जबकि एक जैन ग्रंथ में भी लड़के के द्वारा खीर खाने की कहानी है, तो ये इन्हीं से संबंधित है, जो दिखाती है कि आप एक बार में किसी को बीच से लड़ करके नहीं जीत सकते हैं, आप उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करिए। इसी तरह परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को जीतने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक नामक राजा से सहायता ली थी और नंदों के सेनापति भद्दशाल को पराजित किया और मगध पर अधिकार कर लिया था।
आगे जा कर के सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस राजा बनता है और यही बैक्ट्रिया विजय के बाद सिकंदर के भारत विजय के अधूरे सपने की तरफ आगे बढ़ता है और सोचता है कि वो जो घनानंद के बारे में हम सुने हैं तो उसको जा कर के तो हम तुरंत हरा देंगे। और जब यह घनानंद की जगह अब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया था तो सेल्यूकस यहाँ क्या करता है कि आता है तो हार जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक प्रतापी शासक था इसने यहाँ हराया और इसको हरा करके संधि कर लेता है। संधि के बाद क्या होती है तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। एपियानस ऐसा कहता है और सेल्यूकस को कहेगा तो 500 हाथी उपहार में दिए, किसके द्वारा? प्लूटार्क के द्वारा। और दहेज में 4 राज्य मिले थे, कौन कौन से? तो एरिया, अराकोशिया, जेट्रोसिया, पेरिपेनिस दाई। अभी वर्तमान में हेरात, कंधार, मकरान, काबुल है। तो एरिया, अराकोशिया, जेट्रोसिया, पेरिपेनिस दाई, हेरात, कंधार, मकरान, काबुल, इसको याद रख लीजिएगा, पूछता है कई बार। सेल्यूकस का राजदूत जो था मेगास्थनीस चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, पहले ही बताए थे आपको। और प्लूटार्क के अनुसार ऐसा कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संधि के बाद चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। इस आधार पर चंद्रगुप्त की सीमा का विस्तार जो है वो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक, यानी कि इतने दूर तक इसका साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। जैन ग्रंथ की बात करेगा तो राजावली कथा में चंद्रगुप्त अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला जाकर के संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। जैसा कि जैन धर्म में हम जब पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में तो आपको इस चीज़ के बारे में बता रखे थे। नेक्स्ट है बिंदुसार। तो इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जब हटता है तो इसके बाद बिंदुसार शासक बनता है। इसका टाइम पीरियड 298 से 273 बीसी तक का है और इसको अमित्रघात या सिंहसेन के नाम से भी जाना जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। माता इसकी दुर्धरा है जो कि परिशिष्ट पर्वण में इसका डिटेल मिलता है। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले इसने सुसीम को भेजा था जो इसके बड़े बेटे थे। जब यह असफल रहा तब इसने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा जो कि पूरी निर्दयता से उस विद्रोह को दबा दिया। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था जो कि बिंदुसार ने पत्र लिखकर 3 चीज़ें इनसे मांगी थी। क्या क्या? तो अंगूरी, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। तो 2 चीज़ें तो यहाँ दी गई, लेकिन फिर जो वहाँ के राजा थे उन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया, बोला कि हम अपने दार्शनिक नहीं देते हैं। उसी तरह मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये डायनोसियस को भेजा था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने, जबकि डायमेकस को भेजा था एंटियोकस प्रथम ने। दोनों याद रखिएगा। बिंदुसार जो था धर्म सहिष्णु था, ये अच्छी बात थी। और दिव्यावदान में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स ने बिंदुसार के मधुर संबंध देखने को मिलते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जो शासक बनता है अशोक, द ग्रेट अशोका। इसके कुछ कार्य ऐसे थे जिसकी वजह से इसको कहा जाता है। 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड है शासन का। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवालंप्रिय के नाम से जाना जाता है। भाबरू अभिलेख में इसको प्रियदर्शी कहा गया है, जबकि मास्की, गुर्जरा और निट्टूर उड़ेगोलम में इसको अशोक और मास्की में सिर्फ बुद्ध शाक्य के नाम से जाना जाता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी देखिएगा तो अशोक के नाम का वर्णन है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उड़ेगोलम में तो है ही। माता का नाम महाबोधि वंश में देखेंगे तो धम्मा मिलता है। दिव्यावदान में पासादिका मिलता है, जबकि अशोक अवदान में शुभद्रांगी मिलता है। और स्मिथ ने अपने ग्रंथ अशोका में भी यही नाम बताया है, शुभद्रांगी। ये ध्यान रखिएगा। पत्नी का नाम बौद्ध ग्रंथ में असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिष्य रक्षिता ये सब मिलते हैं। और प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी मिलता है, ये भी देख लीजिएगा। पुत्र पुत्री की बात करें तो संगमित्रा और चारुमती 2 पुत्रियाँ बौद्ध ग्रंथ में। कुणाल और महेंद्र जो हैं 2 पुत्र बौद्ध धर्म में। प्रयाग स्तंभ लेख में एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है और तीसरा पुत्र जालौक जो कि राजतरंगिणी में इसका उल्लेख मिलता है। तो कई जगह हैं जिनके की सूचनाओं का हेर फेर है, ध्यान रखिएगा। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका राज्याभिषेक जो है वो 4 वर्षों बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंघल ये अनुश्रुति है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब फिर राजा बना था। और उन्हें वर्तमान में देखिएगा तो पटना का जो कदम कुआं स्थान है उसी के पास एक कुआं है और उसी कुएं में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इनके 99 भाइयों की हत्या करके डाली गई थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की और इसी के बाद इन्होंने धम्म को ग्रहण भी किया था और 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। कलिंग में हुए नरसंहार तथा विजित देश के जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा और युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग कर वह भेरी घोष से धम्म घोष में परिवर्तित हो गया। अशोक के द्वारा बनाए गए
नगर में, पहला था कश्मीर में श्रीनगर और दूसरा नेपाल में देवपत्तनम। तो ये 2 जगह जो हैं वो अशोक ने स्वयं बनाए हैं। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में निग्रोध से प्रभावित होकर वह उपगुप्त से बौद्ध धर्म का दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उपासक के रूप में इसने 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। ये तीनों देख सकते हैं। 10वें वर्ष बोधगया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किसको किसको कहाँ भेजा था तो वो देख लीजिए। तो पहला तो महेंद्र और संघमित्रा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, श्रीलंका भेजा गया था। मजांतिक को भेजा था कश्मीर और कंधार में, महारक्षित को यूनान देश में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, महादेव को मैसूर महिषमंडल में, रक्षित को बनवासी कर्नाटक और मध्यम को हिमालय देश में, तथा सोना और उत्तरा को सुवर्ण भूमि और धर्म रक्षित को अपरांतक क्षेत्र में। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे इन्होंने प्रचार प्रसार करवाया था अशोक के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ हम लोगों ने देख रखा है मौर्य वंश के बारे में। अब मौर्य वंश जैसे ही ख़त्म होता है तो इसके बाद शुरू होगा मौर्योत्तर काल। तो चलिए अब मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते। मौर्योत्तर काल को हम लोग देखना शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल में 2 तरह के शासक आपको देखने को मिलेंगे, एक तो देशी शासक और दूसरे विदेशी शासक। देशी शासकों में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश ये आपको देखने को मिलेंगे, जबकि विदेशी शासकों में इंडो, ग्रीक और शक शासक, पार्थियन शासक या फिर कुषाण शासक ये आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए एक एक करके देखते हैं। मौर्योत्तरकालीन कुछ प्रमुख स्रोत हैं कि कौन कौन थे। तो जैसे बौद्ध धर्म का पुष्यमित्र शुंग के बारे में, मिलिंद पन्हों से नागसेन और मिरांडर की जानकारी, महाभाष्य से पतंजलि के द्वारा पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित होना, गार्गी संहिता से यवन आक्रमण, मालविका अग्निमित्रम से कालिदास के द्वारा प्रेम कथा मालविका और अग्निमित्र का, थेरावली से मेरुतंग जो कि पुष्यमित्र शुंग का है, अयोध्या लेख से पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ यवन विजय के बाद करवाए थे उसकी जानकारी, वेशनगर का लेख जो है वहाँ से हेलियोडोरस भागवत धर्म की लोकप्रियता, नेचुरल हिस्टोरिका जो प्लिनी थी वहाँ से व्यापार के बारे में, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो कि अननोन है लेखक, व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी। ज्योग्राफी की बात करें तो टॉलमी लेखक हैं, भूमध्य सागरीय व्यापार की जानकारी मिलती है। नानाघाट अभिलेख जिसकी रचना नागनिका ने की थी, सातकर्णी प्रथम की रानी थी, ये जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख की बात करें गौतमी बलश्री से संबंधित है और गौतमी पुत्र सातकर्णी का है, ये दिखाता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा संस्कृत में बनवाया गया। सिक्के में राजा का नाम, तिथि, ये सब जो है मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब डिटेल्स जो है दिखाते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित जानकारी। विदेशी आक्रमण का क्रम अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ISPK के रूप में, यानी कि इंडो शासक, उसके बाद पहला कुषाण, ये हैं देख लीजिएगा, ठीक है। इंडो शासक, शक, पहला और कुषाण 4 हैं। तो सबसे पहले हिंद यवन को देख लेते हैं, इंडो ग्रीक को। बैक्ट्रिया के यवनों के द्वारा भारत पर आक्रमण सबसे पहले हुआ था, ठीक है। सबसे पहला यवन आक्रमणकारी था डेमेट्रियस प्रथम, इसको जरूर याद रखिएगा, डेमेट्रियस प्रथम। 183 BC के लगभग इसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीत लिया और इसको राजधानी बनाई साकल या सियालकोट को। भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी खरोष्टी लिपि के सिक्के भी चलवाए। बैक्ट्रिया में इसी समय विद्रोह हुआ और डेमेट्रियस ने बैक्ट्रिया को खो दिया और यूक्रेटाइडस जो था भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर इसने तक्षशिला को राजधानी बना दिया। अब 2 वंश हो गए वहाँ पे, एक तो डेमेट्रियस हो गया और यूक्रेटाइड्स हो गए। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर बना, जिसके बारे में चर्चा चलती है, कई बार लोग पढ़े भी होंगे। 165 से लेकर 145 BC तक इसे बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद कहा गया है। इसी वजह से एक पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं मिलिंद पन्हो, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर की बातों की चर्चा का उल्लेख है। इसके बाद वह बौद्ध मत को स्वीकार कर लेता है, राजधानी साकल या शिक्षा का केंद्र बना देता है और सिक्के पर अंकन धर्मचक्र का करवाता है। पहला शासक जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे तो वो कौन था? मिनांडर ही था, ध्यान रखिएगा, सोने के सिक्के चलवाने वाला मिनांडर था। यूक्रेटाइड्स वंश की बात करें तो इस वंश का प्रतापी शासक एंटियालकिड्स होता है और इसने शुंग वंश भागभद्र के विदिशा दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था और ये हेलियोडोरस यहाँ आकर के भागवत धर्म ग्रहण कर लेता है और विदिशा में गरुण स्तंभ भी बनवाता है। अंतिम शासक यहाँ का हर्मियस होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। एक नोट है कि बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक वही हेलियोक्लीस होता है, जो 125 ईसा पूर्व से लगभग बैक्ट्रिया से यवन शासक समाप्त हो गए और वहाँ शकों का राज्य स्थापित होता है। यानी कि इंडो ग्रीक के बारे में जानकारी इतनी ही है। उसके बाद अब हम लोग शकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये यूनानी का प्रभाव है, देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो सप्ताह में 7 दिन, 12 राशियाँ, कैलेंडर, ये सब यही ला के आए थे। भारत में ज्योतिष कला का विकास भी इन्हीं के द्वारा किया गया। एक नई कला का विकास जिसकी हेलेनिस्टिक कला थी, कनिष्क के गांधार कला में देखने को मिलती है। नाटक के पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग भी यही किए थे। जो हम लोग पर्दा गिरता है ना एक एक एपिसोड के बाद, संभवतः पर्दा प्रथा का प्रारंभ भी यही से हुआ था। उसके बाद अब दूसरा है मुख्य रूप से शकों के बारे में। तो शकों के बारे में देख लेते हैं क्या मुख्य रूप से। इनको क्षत्रप या क्षेत्रप कहा गया था। इनके राजा को यूची मध्य एशिया से इनको भगा दिए थे। यूची कबीला जो था, इनके द्वारा इनको वहाँ से हटाया गया था। यह 5 भागों में विभाजित होकर भारत में प्रवेश करता है। कंधार, तक्षशिला, उज्जैन, नासिक और मथुरा। तो यहाँ के शक मुख्य रूप से, तो कंधार के शक हो जाएंगे, तक्षशिला के, मथुरा के, उज्जैन के, नासिक के, तो 5 जगहों के। और सबसे पहला शासक जो होता है वो तक्षशिला का माउस होता है। सीरिया के उत्तर में इन्होंने निवास किया, बुलंद दर्रा से भारत में प्रवेश किए। तक्षशिला के शक की बात करेंगे, सबसे पहले भाई माउस शासक बनता है 20 BC से लेकर 22 ईस्वी तक। प्रथम शक शासक कहेगा कौन था, तो यही है माउस, जिसको माना जाता है। मथुरा के शक की बात करेगा तो प्रथम शक शासक यहाँ का राजुल होता है। ठीक है। 57 BC में मालवा के शासक ने इसे हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और यहीं से विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, 57 BC में। नासिक के शक की बात करेगा तो स्वयं को छहरात क्षत्रप कहते थे ये, और प्रसिद्ध शासक इसमें नहपान होता है। साम्राज्य विस्तार इन्होंने शुरू किया और अपनी राजधानी मिन्नगर में बनाया, जो कि भड़ौस और उज्जैन के बीच में थी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया तो बुरी तरह पराजित करके इनको मार डाला, और इसका दामाद जो था सातवाहन शासक का ऋषभ दत्त या फिर उषावदत्त था। मालवा तथा उज्जैन के शक की बात करेंगे तो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। इसके बारे में जरूर चर्चा मिलती है, तो रुद्रदामन के बारे में देख लेते हैं। इसके जानकारी का प्रमुख स्रोत जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। ये कई बार पूछा हुआ भी है, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन से संबंधित है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार राज्यपाल सुविशाख की सहायता से करवाया गया था, रुद्रदामन के द्वारा बताए थे आप लोग को पीछे। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को पराजित कर वैवाहिक संबंध भी इन्होंने स्थापित किए थे, तो एक प्रतापी शासक के रूप में उभर रहे थे। शकों का अंतिम शासक कहेगा तो रुद्र सिंह तृतीय था, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इसको पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरे जो थे वो थे पहलव वंश या पार्थियन साम्राज्य के। तो इसमें क्या था, इनका मूल निवास जो था ईरान था। वर्तमान में वैसे भी ईरान बहुत ज़्यादा चर्चा में है, पता ही होगा आप लोग को। भारत के मैप से लेकर के यहाँ पे ईरान है, तो यहाँ से ईरान से भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेस प्रथम था, ध्यान रखिएगा। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक बनता है गोंडोफर्निस। तख्ते बही अभिलेख का उल्लेख यहाँ पे मिलेगा। सेंट थॉमस नामक ईसाई तथा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले करवाने का श्रेय इसी को जाता है। बाद में दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इसकी हत्या कर दी जाती है, और इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली सदी ईस्वी में ही आ गया था। और वही जब मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पे 1813 में ईसाई मिशनरी भारत में पुनः प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट है, इसने साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा कर दिया गया था। तो वही जब इसके बाद हम लोग कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, तो चौथा आप लोग का कुषाण है। एशिया के पश्चिम चीन के यूची जाति के थे ये, और 165 BC में हिंगनू कबीला ने इन्हें मारकर भगा दिया। जैसे शकों को यूची ने भगाया था, तो यूची को हिंगनू ने भगा दिया। फिर ये 2 भागों में विभाजित हो गया, एक कनिष्ठ यूची, एक ज्येष्ठ यूची। तो कनिष्ठ यूची तिब्बत चलेगा और ज्येष्ठ यूची भारत में आ गए। तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने की थी, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कई बार। तो कुजुल कटफिसस भारत में कुषाण वंश की स्थापना की है। इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो तांबे का सिक्का कौन चलवाया, कुजुल कटफिसस ने। नेक्स्ट है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहेगा तो विम कटफिसस था, इसको भी ध्यान रखिएगा, विम कटफिसस, जो कि 65 से 78 ईस्वी तक रहा है। सोने तथा तांबे के सिक्के चलवाए, जिसमें एक तरफ यूनानी तथा दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि का उत्कीर्ण करवाया। शैव मतानुयायी था, और इन्होंने महेश्वर, महाराज और राजाधिराज और सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क बना। कनिष्क के बारे में जरूर आप लोग जानते होंगे, तो ये मुख्य रूप से सबसे महान शासक है इस वंश का। इसने राजधानी पुरुषपुर या पेशावर बनाई, और उसके बाद फिर चेंज करके मथुरा बना दी। 78 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ था, इसीलिए इसने शक संवत शुरू किया 78 ईस्वी में। ठीक है, जैसे विक्रम संवत शुरू हुआ था 57 BC में, उसी तरह से इन्होंने शक संवत शुरू किया 78 BC में, और भारत सरकार इसको यूज़ करती है। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में, तथा बौद्ध धर्म यहाँ हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था।
तो पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इसके पूरे डिटेल्स को आप लोग को बता रखे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लें। बंदरगाह की बात करेंगे तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह और सेरावा बंदरगाह दो हैं। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना भी की थी। चीन से रोम जाने वाला जो सिल्क मार्ग था उस पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। तो अगर ये भारत के मैप में हम देखें तो रेशम मार्ग दो थे, एक तो ऊपर से जाता था जो भारत के, और एक नीचे से जाता था। तो ऊपर वाले पे अधिकार कर लिया था जबकि नीचे वाले पे नहीं कर पाया था, तो ये ध्यान रखिएगा। विद्वानों की बात करें तो दरबार में विद्वानों को इसने आश्रय दिया था। कौन कौन? जैसे पार्श्व हो गए, वसुमित्र हो गए, महाविभाष्य सूत्र के रचनाकार, अश्वघोष हो गए, सौंदरानंद और बुद्ध चरित के रचनाकार, नागार्जुन हो गए जो कि माध्यमिका सूत्र से संबंधित हैं। और भारत के आइंस्टीन के बारे में भी इनको कहा जाता है नागार्जुन को, जो शून्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। चरक की बात करें तो यह कनिष्क का राज्यवैद्य था जो कि चरक संहिता को लिखे हुए हैं, और कनिष्क के पुरोहित के रूप में ये संरक्षक था, ये ध्यान रखिएगा। कनिष्क की बात करेंगे तो कला और संस्कृति का महान संरक्षक माना जाता है, और इसी के समय मूर्ति कला की गंधार और मथुरा शैली का भी जन्म होता है। ठीक है, कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया और अपने साथ इस क्या क्या ले गया था यहाँ से, तो अश्वघोष को परिवार सहित उठा के ले गया, बुद्ध का भिक्षा पात्र भी ले गया, और एक अनोखा कुक्कुट भी ले गया जो कि बुद्ध बुद्ध बोलता था। इसी वजह से इन तीनों को उठा के यहाँ से ले गया। कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, 124 ग्रेन के, ध्यान रखिएगा। सोना का सिक्का कौन जारी किया था? सबसे पहले तो मीनांडर किया था, तो वहाँ से फिर सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कहेगा तो कुषाण जारी किए थे। सर्वाधिक ताम्र सिक्के भी कहेगा तो इसने ही चलवाए हैं, और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसका उपनाम है और वेरी इंपॉर्टेंट है कि दूसरा अशोक किसको कहते हैं? कनिष्क को। और कनिष्क का पुत्र जो था वशिष्ठ और उसके बाद हुविस्क होता है, ये उसके उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ आते हैं। हुविस्क ने कश्मीर में हुस्कपुर नामक नगर बसाया था, जो कि राजतरंगिणी में इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि राजतरंगिणी देखिए पूरी तरह से कश्मीर के इतिहास से ही संबंधित है, तो आप देख सकते हैं। शिव और विष्णु का यह उपासक था, और कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट जो बना वो वासुदेव बना था। तो इस तरह से हम लोगों ने जो विदेशी थे उनको देख लिया। मौर्योत्तरकालीन भारतीय राजवंश जो है इसको देखते हैं हम लोग एक एक करके। इसमें सबसे पहला है शुंग वंश को। शुंग वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। शुंग वंश जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ध्यान रखिएगा। 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो ये मौर्योत्तर के बाद वाले हैं। मौर्य शासक जो अभी हम लोग पढ़े हैं तो मौर्य से संबंधित ही है। मौर्य जब समाप्त होते हैं तो इनका अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग जो है कट्टर ब्राह्मणवादी था, और दिव्यावदान से पता चलता है कि इसके पिता पुष्यधर्म थे। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से 2 अश्वमेध यज्ञ कराया, जिनकी पुरोहित पतंजलि थे। बौद्ध धर्म में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है, लेकिन इसने सांची में 2 स्तूप और भरौत स्तूप का निर्माण करवाया था, जो इसकी विरोध करता है। विदर्भ या बरार विजय की बात करेंगे तो शासक यज्ञसेन थे। मौर्य के बाद स्वतंत्र हो गया था, और पुष्यमित्र के आदेश पर अग्निमित्र ने इसे हराकर पुनः मिला लिया था। और यही मालविकाग्निमित्रम एक पुस्तक जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है, यज्ञसेन की चचेरी बहन और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। तो इसमें मालविका और अग्निमित्र 2 थे, तो इन्हीं का नाम मालविकाग्निमित्रम हो जाता है। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग का राजा जो था खारवेल था, और उसने पुष्यमित्र शुंग को मगध में आकर हराया और जिनसेन की मूर्ति लेकर चला गया था। ये हम लोग देख सकते हैं। इसी के समय में 2 यवन आक्रमण हुए थे, एक डेमेट्रियस का और दूसरा मीनांडर का यानी मिलिंद का। दोनों को पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। शुंग वंश की रचना क्या क्या है? तो एक तो जातक जो कि बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियाँ, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना, और मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। तो ये सब शुंग वंश से ही संबंधित है। इसके उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं उसकी बात करें तो इनका पुत्र अग्निमित्र होता है, जो कि विदिशा का पहले उपराजा था, और मालविकाग्निमित्रम में इसकी प्रेम गाथा का उल्लेख है। उसके बाद वसु ज्येष्ठ है, फिर वसुमित्र है, आंध्र, पुलिंद, घोष, वज्र मित्र, भागवत और देवभूति। भागवत जो था भागवत धर्म ग्रहण किया था, और हेलियोडोरस आया था इसी के समय में। हिंदी वन शासक एंटियालकिड्स इसको भेजा था। और देवभूति जो था अंतिम शासक है, जिसकी हत्या वसुदेव के द्वारा कर दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ उदय होता है कण्व वंश का। सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इसी के टाइम में किया था, याद होगा आप लोग को। कण्व वंश जो है संस्थापक इसके वसुदेव होंगे। समय 75 से 30 ईस्वी तक चलेगा।
देवभूति की हत्या कर वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। हर्षचरित्र में इसका वर्णन है। वसुदेव ब्राह्मण वंश का था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रमुख शासक इसमें वसुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा 4 बनेंगे। अंतिम शासक इसका वही सुशर्मा या सुशर्मन आता है, जिसकी हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा कर दी जाती है और एक नवीन वंश का स्थापना करता है जिसका नाम आंध्र सातवाहन रखा जाता है। पहले इसका नाम सातवाहन वंश था। जब इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश बनती है तब इसको आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग आंध्र सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं। इसकी समय सीमा जो है वो 30 BC से लेकर 250 ईस्वी तक चला है। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहते हैं और अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा जाता है, इसीलिए इसको आंध्र सातवाहन कहा जाता है। संस्थापक सिमुक होते हैं और इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी। तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान, पहली राजधानी धान्यकटक थी। राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि इनकी ब्राह्मी थी, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल कहेगा तो लगभग 3 शताब्दी तक रहने का श्रेय जो है वो सातवाहनों को ही जाता है। पहला यशस्वी शासक इसका सातकर्णी प्रथम बनता है, जो कि नानाघाट अभिलेख से इसका साक्ष्य है। राजसु यज्ञ 1 करवाया था और अश्वमेध यज्ञ 2, जबकि इसने उपाधि धारण की थी दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र की। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग सातकर्णी प्रथम के बारे में। उसके बाद शासक बनता है हाल। तो हाल जो है सबसे योग्य शासक होता है और वह एक कवि तथा विद्वान दोनों को आश्रय भी देता था। पुस्तक की इसने रचना की है, कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में, तो पीसीएस वगैरह में भी है और अन्य परीक्षाओं में, तो आप इसको याद रखेंगे कि हाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गाथा सप्तशती, जिसकी भाषा प्राकृत है। तो ये कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके राज्यसभा में गुणाढ़ जो कि बृहद कथा के रचनाकार हैं और सर्ववर्मन जिन्होंने कातंत्र की रचना की है संस्कृत व्याकरण, तो इसको भी इन्होंने संरक्षण दिया था। उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करते हैं हम लोग, जो कि नेक्स्ट इसके शासक बनते हैं। 106 से लेकर 130 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। सातवाहन वंश के सबसे महान शासकों की बात करेगा तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ही थे। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से इसके बारे में जानकारी भी मिलती है। अब इसमें कुछ क्या क्या है, तो इसमें इसे अद्वितीय ब्राह्मण बताया गया है और इसमें बताया गया है कि इसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। किसके बारे में है, तो ये है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। तो ये अगर हमारा भारत का मैप हम देखते हैं तो इसमें देख लीजिए आप, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो 3 समुद्रों का पानी पीने का काम इसके घोड़े ने किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी का। मालवा के कर्नाटक तक इसका शासन फैला हुआ था पूरा। इन्होंने राजाराज, बिंदनरेश, वेणकटक स्वामी ये सब की उपाधि धारण की थी, देख लीजिएगा, और इसे शक शासक नहपान को हराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी शासक बनते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात प्रथम आंध्र सम्राट इनको कहा गया था। इसी ने राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। उपाधि की बात करें तो दक्षिणापथेश्वर है, पुलोमा है, ये सब है। कन्हेरी गुफा देखिए चर्चा में है। कन्हेरी अभिलेख जो था महाराष्ट्र का, इसमें कहता है कि इसने रुद्रदामन को हराया था। और गिरनार अभिलेख जो जूनागढ़ का है उसमें पुल्लुमावी को 2 बार रुद्रदामन कहता है कि मैंने पराजित किया था। तो ये एक विरोधाभास प्रकट करता है जिसमें एक दूसरे पर ये कहते हैं कि मैंने उसको हराया है। उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी जो है वो शासक बनता है और अंतिम महत्वपूर्ण राजा है यहाँ का। व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था और उसके सिक्कों पर जहाज का चित्रण मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए जितने भी फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं अपने नोट्स में, इन सभी को कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड ही है, इस वजह से। इसकी मृत्यु के पश्चात सातवाहनों के वंश विभाजित हो जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण था पहला विद्रोह और दूसरा केंद्रीय शासन की दुर्बलता। तो उसके बाद इनका वंश जो है पूरी तरह से बिखर जाता है। सातवाहनों में मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक समाज चलता था। सीसा का सिक्का भी इन्होंने ही चलाया था, जो कई बार पूछा हुआ, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूमिदान की बात करें तो ब्राह्मणों को शुरू किया था इनके द्वारा ही। सामंती व्यवस्था भी शुरू किया गया था, जो बाद में इक्तादारी के रूप में चेंज हो गया था। उपजाऊ भूमि की भी बात करें तो ये भी इसी से संबंधित थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक आभीर वंश है जिसके संस्थापक ईश्वर सेन। इक्ष्वाकु वंश आता है जिसके संस्थापक श्री शांतमूल बनते हैं और एक चटु सातकर्णी वंश भी बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद कलिंग का चेदी वंश एक चर्चा में रहेगा, जिसके संस्थापक महामेघवाहन है। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कहेगा तो खारवेल बनता है और मगध पर खारवेल ने आक्रमण करके जो जिनसेन की मूर्ति वापस लाई, जिसे महापद्मनंद आक्रमण करके ले गया था शुरू में, इसने क्या किया था, उसको वापस लाया था खारवेल ने। मुख्य स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है, जहाँ से हम लोग को खारवेल की जानकारी मिलती है। और महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाया गया था और प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है यहीं से मिलता है, नहर खुदवाने का।
जैन भिक्षु को ग्रामदान में दिया। और दक्षिण के 3 राज्य यानी कि चोर चेल पांडे का उल्लेख भी इसमें मिलता है आपको हाथी गुफा अभिलेख में। उसके बाद कुछ साहित्य हैं जिसकी रचना हुई थी, उसको देख लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। महाभाष्य के पतंजलि, अष्टाध्यायी के पाणिनि, गाथा सप्तशती बताए थे आपको हाल हैं, कामसूत्र के वात्स्यायन, मनुस्मृति के मनु रहेंगे, और बुद्ध चरित और सौंदरानंद के अश्वघोष हो जाएंगे, स्वप्नवास वदत्ता के भास हो जाएंगे, और बृहत कथा कोश के गुणाढ्य, कातंत्र के सरोवरमन। इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नाट्यशास्त्र के भरत मुनि, महाभाष्य के पतंजलि, अष्टाध्यायी के पाणिनि, गाथा सप्तशती के हाल, कामसूत्र के वात्स्यायन, मनुस्मृति के मनु हो जाएंगे, बुद्ध चरित और सौंदरानंद के अश्वघोष, स्वप्नवास वदत्ता के भाष्य, बृहत कथा कोश के गुणाढ्य और कातंत्र के सरोवरमन है। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको बार बार पूछा जाता है, तो आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं। और कुछ डिटेल्स हैं इनसे रिलेटेड, जैसे सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का आपको बताए थे, इंडो ग्रीक शासक जो मिनांडर था वो शुरू किया था। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कहेगा तो कुषाणों में चालू हुआ गया था। सीसा का सिक्का अभी बताए थे सातवाहन वंश में शुरू किया गया है। सोने के सिक्के को निष्क या स्वर्ण पल कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को शतमान और तांबे के सिक्के को काकिनी कहा जाता था। मानसून जो शब्द है इसकी सबसे पहले खोज हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने की थी 48 ईस्वी में, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अब इस तरह से हम लोगों ने कितने सारे वंश पढ़ लिए, हसीन मशुकसा तो पढ़े ही, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इंडो शासक, उसके बाद शक, पहलव और कुषाण। तो इतने सारे वंशों को हमने लगभग एंशिएंट के कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद शुरू होगा हम लोग का गुप्त काल। तो गुप्त काल को देखने से पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको, ऐसे गुप्त काल कर ही लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट कोई नहीं, आज इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं गुप्त काल को, या फिर आप लोग कहिएगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो लगभग 51 मिनट का हो चुका है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ तक लास्ट तक अगर आप लोग आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, खास करके पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके लिए कंप्लीट फ्री गाइडलाइंस और बीपीएससी के लिए खास करके स्पेशली आपको सब कुछ बताए जाएंगे। चलिए, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।